बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 1 न्यूज़ कैनरी साइंस फॉर क्लास 7 अपडेटेड एडिशन, और इसका हम टॉपिक जो पढ़ने लगे हैं वो है सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस मींस लिविंग टुगेदर। सबसे पहले आपसे यही पूछेगा जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज़ सिम्बियोसिस। तो आपने सिंपली बता देना है कि लिविंग टुगेदर। जैसे हम एक घर में एक साथ मिलकर रहते हैं, एक कॉलोनी में रहते हैं, एक कंट्री में रहते हैं, तो हम सब एक दूसरे से इंटरेक्शन में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं। तो यही मीनिंग है इसका सिम्बियोसिस का। अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इज द क्लोज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम। अब इसके लिए सिग्निफिकेंस इसकी इस तरह आएगी कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एक तो स्पीसीज हों और दोनों डिफरेंट स्पीसीज हों, दोनों डिफरेंट टाइप की हों, ठीक है। एक जैसे लाइन हो गया और एक काऊ हो गई, या फिर एक ज़ीब्रा हो गया और एक जिराफ हो गया। तो इस किस्म के क्लोज इंटरेक्शन में आपने देखा होगा इस किस्म के जानवर जब ग्रेजिंग कर रहे होते हैं, घास चर रहे होते हैं जंगलों के अंदर, तो वहाँ काउज, याक्स, डियर्स, रेंडियर्स और साथ हिप्पोपोटामस और इस तरह के बहुत सारे जानवर बहुत क्लोजली खड़े होकर घास खा रहे होते हैं। तो वो क्लोज इंटरेक्शन बनता है उनका, ठीक है। यही कुछ सिम्बियोसिस या हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के तौर पर आपको समझा रहे हैं, और ये इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज़रूरी है। दीज इंटरेक्शंस कैन बी हेल्पफुल, हार्मफुल और हैव नो इफ़ेक्ट। अब ये किस किस किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं? इनसे फ़ायदा भी हो सकता है, इनसे नुकसान भी हो सकता है, और इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं भी हो सकता। लाइक अगर एक शेरों का झुंड है और सामने याक्स हैं, ज़ीब्रास हैं, हिरन हैं, वो सब इकट्ठे भाग रहे हैं, और जब वो शेर जो है उन पर हमलावर होते हैं तो वो मे भी कुचले जाएं इनके सबके भागने से, ठीक है। शेर किसी को भी ना पकड़ सके, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके रश होने की वजह से उनके बच्चे पकड़े जाएं, या ओल्ड वंस या सिक वंस पकड़े जाएं, ठीक है। तो ये कहीं कहीं फ़ायदेमंद है। किस तरह के अगर सिर्फ ज़ीब्रास और काउज और याक्स और जितने हर्बीवोर्स हैं वो इकट्ठे चल फिर रहे हैं, खा फिर रहे हैं, तो उनको एक दूसरे से कोई डर वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वहाँ प्रेडिटर्स भी मौजूद हैं, लाइक अगर जानवर पानी पीने आए हैं दरिया के किनारे, तो वहाँ दरिया के अंदर क्या मौजूद है? क्रोकोडाइल्स। तो वहाँ पर दूसरा प्रेडेटर आपका लाइन भी आ सकता है। तो ऐसे होता है कि कभी कभी प्रेडेटर का शिकार हो जाता है, यानी लाइन को भी क्रोकोडाइल पकड़ लेता है। तो हमने यही चीज़ इसमें सीखनी है कि तीन तरह के इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या तो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, या हार्मफुल होगा, या हेल्पफुल होगा, ठीक है। हेल्पफुल किस तरह? आपने अगर डिस्कवरी चैनल के ऊपर कुछ वीडियोस देखी हों जो बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, उनमें ये था कि बुल्स का एक झुंड था, वो इकट्ठे चल रहे थे और पानी के पास, तो वहाँ पर शेर ने हमला किया, 4-5 शेरों ने। तो एक बुल ने अपने एक बछड़े को उनसे छुड़वाया था, अपने साथी को, उनको हिट कर करके अपने सींगों से। तो क्या हुआ कि वो क्योंकि सारे एक साथ थे, मिले हुए थे, तो शेर वहाँ से भाग गया, और उनको डर था कि बाकी बुल भी उनको इस तरह बल्कि एक शेर को मार भी गिराया था उन्होंने, अपने सींग मार के उसके पेट को फाड़ दिया था। तो इस तरह ये हेल्पफुल इंटरेक्शन रिलेशनशिप या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना समझाना आपके लिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। अब इनकी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहले हम इनके इफ़ेक्ट्स को पढ़ रहे थे, हार्मफुल, हेल्पफुल या यूज़फुल या नो इफ़ेक्ट। अब इनकी टाइप्स पढ़ेंगे कि सिम्बियोटिक रिलेशन या सिम्बियोसिस की कितनी टाइप्स होती हैं। द फर्स्ट टाइप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, सेकेंड वन इज़ कम्युनलिज्म, और थर्ड वन इज़ पैरासिटिज्म। तो इन तीनों को हम डिटेल में नीचे रीड करने जा रहे हैं। इन म्यूचुअलिज्म क्या होता है? बोथ ऑर्गेनिजम्स बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। अब जो दो लोग आपस में जानदार इंटरेक्शन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या एक साथ रह रहे हैं, वो आपस में काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, द बैक्टीरिया दैट लिव इनसाइड द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ अ काउ हेल्प द काउ टू डाइजेस्ट प्लांट बाय फीडिंग और on and breaking down the cellulose walls of cells, therefore by releasing the nutrients inside. अब वो क्या करते हैं आपके बैक्टीरियाज जो काऊ के अंदर रह रहे हैं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में? जब भी काऊ खाना खाती है तो उसको उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और रेस्पायर करने के लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। रेस्पायर का क्या मतलब है और डाइजेस्ट का क्या मतलब है? प्रीवियस वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बताया था आपको
कि एनर्जी हम कैसे कैसे अपने जिस्म से ज़ाया करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। काऊ ने जब भी खाने को डाइजेस्ट करना है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है? और उसको रिस्पायर करने के लिए, यानी उसको हज़म कर किया और फिर डकार मारकर बीच में, अब हम खाना खाते हुए सांस रोक नहीं लेते, रिस्पायर करते रहते हैं, इनहेल एक्सहेल करते रहते हैं और साथ में डकार भी मारते रहते हैं। तो डकार की शक्ल में बहुत ज़्यादा गैसेस हमारे पेट से बाहर चली जाती हैं, इसको रेस्पायरेशन कहते हैं। और डाइजेस्ट करना आपको पता है हज़म करने को कहते हैं। दोनों के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये हमारे बैक्टीरिया हमारे खाने को मदद करते हैं हज़म करवाने में, ठीक है? तो हमारी कम एनर्जी लगती है और हम अच्छा फ़ील करते हैं। अब सेल की सेलुलोज वॉल क्या है? आपके प्लांट जो भी वो कंज्यूम करेगी काओ, उस प्लांट के अंदर सेलुलोज होते हैं जिनकी वॉल्स वो ब्रेक डाउन करेंगे बैक्टीरिया, और उसके अंदर मौजूद ग्लूकोज और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको निकालने में, रिलीज़ करने में मदद करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को कम काम करना पड़ेगा और बैक्टीरिया डाइजेस्टिव सिस्टम का काम खुद अंजाम देंगे। इसके बदले में बैक्टीरिया को मिलता क्या है काऊ से? इन रिटर्न द काऊ प्रोवाइड्स बैक्टीरिया विद अ प्लेस टू लिव एंड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ फूड। अब उसको मुसलसल खाना भी मिलता रहेगा फ्री बैक्टीरिया को, और रहने की जगह भी मिल गई। तो एक बंदे को क्या चाहिए? सर पे छत और घर में खाना, ठीक है ना? तो उसका फ्री फंड का ये जो है ना काम चल रहा है, उसको स्टमक के अंदर काऊ के रहने की जगह भी मिल गई और इंस्टेंट फूड सप्लाई भी मिलती रहती है। और इधर काऊ का भी बंदोबस्त सही हो गया है कि उसको जो एनर्जी सर्व करनी पड़ रही थी उसके स्टमक को, उस सेलुलोज को ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करने में, वो काम बैक्टीरिया कर रहा है उसके लिए। इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है। ये आपने याद रखना है, म्यूचुअलिज्म में हमेशा दोनों ऑर्गेनिजम्स का फ़ायदा होता है। अब कॉमेंसलिज्म क्या है? वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स बट द अदर इज़ नाइदर हेल्प्ड नॉर हार्म्ड। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में शार्क नज़र आ रही है और शार्क की बैली के साथ, उसके लोअर पोर्शन में आप देखें, उसके पेट के पास आपको छोटी छोटी मछलियाँ उसके साथ घूमती हुई नज़र आ रही हैं। होता क्या है कि इसमें शार्क खुद शिकार ढूंढती है, ठीक है, सर्च करती है, फिर खुद ही शिकार करती है और खाती है। लेकिन इसमें जो दूसरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है शार्क, दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये रिमोरा फिशेस। फिशेस नहीं कहते, फिश कहते हैं, क्योंकि ये इनके नीचे जितनी हैं, 1 2 3 4 फिश। असल में इनका क्या फ़ायदा है इस शार्क के साथ रहने में? द रिमोरा फिश अटैच इटसेल्फ टू द शार्क बाय अ सकर ऑन इट्स हेड। इन रिमोरा फिश के सर के ऊपर एक सकर लगा होता है, यानी आप जैसे अपनी बुक के ऊपर स्टिकी नोट लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, इसी तरह इनकी सक करने वाली एक समझ लें कि यहाँ पर होल बना होता है, जो वो जैसे ही शार्क की बैली को टच करते हैं वो उसको चिपक जाता है, ठीक है ना, सक कर लेता है, खींच लेता है अपने साथ। और ये चारों फिशेस इस टाइम उसकी बैली के साथ चिपकी हुई हैं। अब क्या मसला हो रहा है कि ये शार्क को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही और ना शार्क इनको नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है, क्योंकि ना वो अपना हेड को जो है ना टर्न करके इनको खा सकती है, ना अपने फिन्स के ज़रिए इनको मार सकती है, क्योंकि वो बिल्कुल इसकी बैली के साथ अटैच हुए में है। और दूसरा, इनका जो नीचे चिपकी हुई फिश हैं हमारे पास रेमोरा, वो फ्री में राइड भी ले रही हैं उसके ऊपर मछली के साथ, उनको खुद से मेहनत करके तैरना नहीं पड़ रहा और उनको फूड सप्लाई बिल्कुल फ्री मिल रही है। क्यों? क्योंकि शिकार ढूंढना और शिकार कर कर खाना शार्क का काम है, और उसके जो पीसेस गिरेंगे उसके मुंह से, बचे कुचे टुकड़े, वो पानी की वजह से इन तक तैर कर आएंगे और ये बड़े मज़े से वो खाती चली जाएंगी, ठीक है। ये ऐसा ही है कि आप बोट पर बैठ जाएं और अपने आप को नहर के अंदर बोट पर ले जाएं, बोट खुद ही मूव ऑन करे लहरों की मदद से, और उस नहर के अंदर आपको फ्रूट तैरते हुए नज़र आ रहे हों और आप उनको बड़े आराम से पकड़कर खाना शुरू कर दें। तो ना बोट आपको नुकसान पहुंचा रही है और आपको फूड सप्लाई भी फ्री मिल रही है। तो इस तरह रिमोरा फिश और शार्क का जो रिलेशनशिप है, अगर हम सिम्बियोटिक रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें एक को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें शार्क है जिसको नुकसान या फ़ायदा नहीं हो रहा और कोई हार्म भी नहीं पहुंच रहा, लेकिन एक बंदे को फ़ायदा हो रहा है, वो है रिमोरा फिश।
और उसको फ्री फंड की राइड भी मिल रही है शार्क के ऊपर चिपक के, ना उसको हाथ पांव हिलाने पड़ रहे हैं तैरने के लिए, ना मेहनत करनी पड़ रही है, और खाना तो वैसे ही फ्री है उसके लिए कि जो शार्क शिकार करेगी उसको नहीं ढूंढना पड़ रहा, शार्क ने शिकार किया, जो खाया, जो बचा कुचा वो खुद अपने मुंह में डाल लेंगे, जो नीचे रेमोरा फिश है। इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। और इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना बेनिफिट होता है ना हार्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं पैरासिटिज्म की तरफ। वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। अब क्या हो रहा है पैरासिटिज्म में, इसमें पैरासाइट जो है ना वो बेनिफिट उठाते हैं और दूसरे पर बोझ डालकर, ठीक है। जैसे मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह किसी के घर चली जाऊं और उनको कहूँ कि तुम सारा साल मुझे खाना खिलाओ फ्री का, और मुझे कपड़े धोकर दो और मेरे लिए पंखा या एसी ऑन करो, तो मैं बोझ डाल रही हूँ। तो पैरासाइट्स भी एक बोझ की तरह होते हैं, इसमें भी दो लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, इस वाले सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी, और इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे पर बोझ बन रहा है, ठीक है। अब पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द होस्ट। पैरासाइट किसी के जिस्म के ऊपर, उसकी ऊपरी सतह, उसकी स्किन, उसकी बॉडी पार्ट, या उसके इनसाइड, आँख के अंदर, कान के अंदर, नाक के अंदर, पेट के अंदर, ठीक है ना, वहाँ रहते हैं। और जिस बॉडी के अंदर वो रहते हैं ना, उस बॉडी को होस्ट कहा जाता है। जैसे मैं पैरासाइट हूँ, मैं किसी के घर गई मेहमान बनकर, तो जो जिनके घर मैं गई हूँ वो मेरे कौन है, होस्ट, जो मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, मुझे सोने का बंदोबस्त मेरा करेंगे, मेरे नहाने धोने का बंदोबस्त करेंगे, मेरे कपड़े प्रोवाइड करेंगे, नहीं, ईच एंड एवरीथिंग वो मुझे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो मेरे होस्ट हैं। होस्ट आर यूजली लार्ज देन देयर पैरासाइट्स। अब होस्ट जो हैं वो हमेशा बड़े होते हैं अपने पैरासाइट से, यानी पैरासाइट माइक्रो होंगे, माइक्रो नहीं भी हुए तो बहुत छोटे होंगे, और होस्ट उसका काफ़ी बड़ा ह्यूज होगा, ठीक है, उसके साइज से कंपेयर करके। जैसे हम किसी के घर जाते हैं और वो हमसे अमीर है, तो हम कहेंगे फिर क्या होगा अगर एक महीना इसने हमें रोटी खिला दी या कपड़े दे दिए या हमारा ख्याल रख लिया, इसकी कौन सी कमी आ गई। लेकिन कमी आती है, होस्ट को नुकसान होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन बोझ ज़रूर होता है ये पैरासाइट उसके लिए। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द मोस्ट सक्सेसफुल पैरासाइट्स आर दोज दैट डू नॉट किल देयर होस्ट कम्प्लीटली। अब इनमें वो पैरासाइट सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, या वो अक्लमंद होते हैं, या कामयाब होते हैं, जो अपने होस्ट को कम्प्लीटली दुनिया से कूच नहीं करवाते, मार नहीं देते, क्योंकि उनको पता है अगर ये ज़िंदा रहेगा तो मैं भी ज़िंदा रहूँगा, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हैं, ठीक है। उनको तंगी देते हैं, लेकिन इस हद तक नहीं देते कि वो बिल्कुल दुनिया से ही चले जाएं, मर ही जाएं। दिस मीन्स दे गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, लेकिन वो उनसे रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड लेते रहते हैं गैर महसूस अंदाज के अंदर। जैसे खून तो जिस्म में आपका सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है ना, इसी सर्कुलेशन में आपको पता नहीं चलेगा, अगर आपको मच्छर काट जाए या आपको कोई सुई लग जाए तो आपको थोड़ा सा ड्रॉप बाहर आ जाएगा, उससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट नहीं करेगी, या आपका हार्ट जो है ना वो पंप करना बंद नहीं करेगा, तो इतना चलता है, ठीक है ना, इतना बंदा बर्दाश्त कर लेता है। पैरासाइट्स में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टिक्स होती हैं, ठीक है, टिक्स क्या है, जो वो पड़ जाते हैं, मक्खियाँ, छोटी छोटी ना कीड़े नुमा पिस्सू होते हैं जो कुत्तों और बिल्लियों के जिस्म के ऊपर चिपक जाते हैं और खून पीते रहते हैं उनका, उनको टिक्स बुलाते हैं। इसके अलावा इंसानों में जुएँ हैं, ठीक है, सर के अंदर जो पड़ जाती हैं, या आँख के अंदर सुंडी नुमा, नाक के अंदर, कान के अंदर, वो भी सुंडी टाइप होती है, कैटरपिलर की तरह होती है, लार्वे की तरह, तो वो पैरासाइट हैं और आपकी बॉडी होस्ट है, ठीक है, यानी आप उनके होस्ट हैं, या वो कैट और डॉग उसका होस्ट है जहाँ से वो रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ले रही है खून की शक्ल में। और कैट डॉग के ऊपर आपने यही बता देना कि टिक्स और फ्लियाज इसकी एग्जांपल्स हैं पैरासाइट्स की। दे अटैच देमसेल्व्स टू द स्किन ऑफ एन एनिमल सच एज अ डॉग और कैट एंड फीड ऑफ इट्स ब्लड, तो उसके खून के ऊपर वो गुजर बसर करती हैं। अब हम इनको टिक्स को और फ्लीज वगैरह को क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं एज अ इंसेक्ट, बल्कि ऐसा नहीं है, टिक्स आर नॉट इंसेक्ट्स, दे आर क्लासिफाइड एज arachnids एंड आर रिलेटिव्स ऑफ स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस। सम पीपल कॉल टिक्स रियल लाइफ वेम्पायर्स। कैन यू थिंक वाई? क्योंकि ये खून चूसते हैं इसलिए इनको वेम्पायर कहा जाता है। और हमारे ख्याल में वेम्पायर्स जितनी भी हमने फिल्में देखी हैं उनके दो दांत निकले होते हैं साइड से, जो वो किसी के गले के साथ या बाजू में अड़ाकर उसमें से खून सक करते हैं।
तो ये सारे आर्चीनेट्स की मैंने आपको यहाँ पर तस्वीरें दे दी हैं, ठीक है ना। तो ये आपकी हो गई डिड यू नो की इन्फॉर्मेशन। चलते हैं टेस्ट योरसेल्फ की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सिम्बियोसिस। तो आंसर इसका सिम्बियोसिस मीन्स लिविंग टुगेदर। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो इसका आंसर ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और पैरासिटिज्म में क्या है, वो आप यहाँ से देखकर कर लीजिएगा। अगर मैं बोलना शुरू करूँगी तो फिर ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, तो काइंडली बच्चों इसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हुई हूँ कि किस तरह हर किसी में दो दो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, और आप अपनी एग्जांपल्स भी दे सकते हैं फ्रॉम द बुक। अब थर्ड क्वेश्चन है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ सिम्बियोसिस इन एन इकोसिस्टम। अगेन हम बुक वाले आंसर्स भी दे सकते हैं, जैसे आंसर 3, सॉरी ये 2 मैंने लिखा भी, आंसर 3 है। तो इसकी एग्जांपल हो सकती हैं काउ एंड बैक्टीरिया, शार्क एंड रेमोरा, टेपवर्म एंड ह्यूमन। तो इसमें ये कि सिम्बियोसिस रिलेशनशिप जो है ना इकोसिस्टम में, वो तीनों आ जाएंगे। पैरासिटिज्म का भी आ जाएगा, कमेंसलिज्म का भी आ जाएगा, और हमारा म्यूचुअलिज्म का भी आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है टेपवर्म लिव इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन फीडिंग ऑन डाइजेस्टिव फूड, सजेस्ट विच टाइप ऑफ सिम्बियोसिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, और बी है एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक आंसर है दैट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ टेपवर्म इन अ ह्यूमन, बिकॉज द टेपवर्म गेन न्यूट्रिशन या नरिशमेंट वाइल द ह्यूमन लूजेस न्यूट्रिएंट्स। और अगर आपने इसको कैट डॉग के साथ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। अब लास्ट है हमारे पास सजेस्ट रीजन व्हाई अ प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप कुड बी डिस्क्राइब्ड एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इसका आंसर है प्रिडेशन या प्रीडेटर प्रे भी आप लिख सकते हो। प्रिडेशन इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप इन विच वन स्पीसीज सर्वाइव्स ऑन कंज्यूमिंग द अदर स्पीसीज। तो ये था बच्चों हमारा टेस्ट योरसेल्फ। उम्मीद है आपको इस पूरे लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। दुआ कीजिएगा मेरा गला जल्दी से ठीक हो जाए, और जितने भी आ जाते हैं ड्यूरिंग द वीडियो प्लीज़ उसको ज़रूर वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।